बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे नहीं रहे। 26 मई को ही उन्होंने मोदी मंत्रिमंडल में ग्रामीण विकास मंत्री के पद की शपथ ली थी। आज वो अपने संसदीय क्षेत्र बीड़ जा रहे थे। वहां उनकी जीत की खुशी में विजय रैली का आयोजन था। स्वागत की तैयारियां चल रही थी कि मुंडे के साथ दिल्ली में हादसा हो गया। सुबह तकरीबन 6:20 पर उनकी कार को एक दूसरी कार ने टक्कर मार दी। मुंडे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें नहीं बचा सके। सूत्रों के मुताबिक मुंडे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी और दिल की धड़कन बंद हो गई थी। सुबह के 6 बज रहे थे। गोपीनाथ मुंडे को दिल्ली एयरपोर्ट जाना था। 6:15 पे वो अपने 21 लोधी स्टेट बंगले से अपनी SX4 कार में सवार होकर दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। उन्हें मुंबई जाना था। वहां से वो अपने चुनाव क्षेत्र और अपने कर्म क्षेत्र बीड़ जाने वाले थे। कार की पिछली सीट पर मुंडे बैठे थे और उनके साथ बैठे थे उनके एक और सहयोगी। इधर महाराष्ट्र के बीड़ में गोपीनाथ मुंडे के गृह जिले बीड़ में उनके स्वागत की तैयारियां चल रही थी। बीड़ में जीत का जश्न मनाना था। एक विजय रैली का आयोजन भी किया गया था। मुंडे इस रैली के जरिए दिखाना चाहते थे कि पार्टी का उस इलाके में कितनी धमक है। मुंडे के समर्थक भी इस रैली को लेकर काफी जोश में थे, क्योंकि उनके इलाके का सांसद देश का ग्रामीण विकास मंत्री जो बना था। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। तुगलक रोड के इसी चौराहे पर मुंडे की कार पहुंची। अभी एयरपोर्ट काफी दूर था। ये जगह लालकृष्ण आडवाणी के घर से भी थोड़ी ही दूरी पर है। जैसे ही मुंडे की कार अरबिंदो चौक पर पहुंची, पृथ्वीराज रोड की तरफ से आ रही एक प्राइवेट नंबर इंडिका ने जोरदार टक्कर मुंडे की कार पर बाईं तरफ से मारी। आडवाणी जी के घर के थोड़ा आगे कार एक्सीडेंट हुआ और वो घायल हो गए। हैरत की बात यह है कि प्रधानमंत्री के आवास से कुछ ही दूरी पर मौजूद इस वीवीआईपी चौराहे पर सुबह के वक्त न तो ट्रैफिक पुलिस का कोई जवान था और न ही दिल्ली पुलिस का। जांच के मुताबिक इंडिका गाड़ी तेजी में थी। चौराहे पर उस वक्त रेड लाइट थी और ग्रीन लाइट होने में सिर्फ 26 सेकंड का वक्त बचा था। लेकिन इंडिका के ड्राइवर से 26 सेकंड का ये इंतजार बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने रेड लाइट जंप कर दी और उसकी गाड़ी सामने से आ रही केंद्रीय मंत्री की गाड़ी से जाकर टकरा गई। जांच के मुताबिक इंडिका के ड्राइवर ने तेज ब्रेक भी मारा। मंत्री जी की जो गाड़ी है पृथ्वीराज रोड से सफदरजंग रोड की तरफ जा रही थी और दूसरी इंडिका गाड़ी आ रही थी, दोनों में टक्कर लगी है और जो लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस के तहत सारी कार्रवाई चली। तकरीबन 31 फीट बने ये निशान बताते हैं कि इंडिका कार के ड्राइवर ने ब्रेक तो मारा, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि गाड़ी रुक नहीं पाई। इसी रफ्तार से वो मुंडे की गाड़ी से जाकर टकरा गई। ये टक्कर उसी ओर हुई जिधर मुंडे बैठे हुए थे। बगैर किसी ट्रैफिक पुलिस के इस वीआईपी चौराहे के इस मोड़ पर मुंडे हादसे का शिकार हो चुके थे। हादसे के बाद वो गाड़ी में ही लुढ़क कर गिर गए। इसके बाद उनके निजी सहयोगी और ड्राइवर उनको संभालने में जुट गए थे। तो गाड़ी में ही गिर पड़े। उन्होंने उनका जो निजी सहायक था नायर, उनसे पानी मांगा, पानी पिए और हॉस्पिटल में जाने की बात। लेकिन कुछ ही देर में गोपीनाथ मुंडे अपना होश खोने लगे थे। जहां पर ये हादसा हुआ वहां से एम्स अस्पताल करीब था। ड्राइवर और निजी सहायक ने तेजी दिखाई। अस्पताल पहुंचने में मुंडे को करीब 10 मिनट का समय लगा, लेकिन अस्पताल के मुताबिक रास्ते में ही गोपीनाथ मुंडे को दिल का दौरा पड़ चुका था। उनकी धड़कन रुक गई थी, नब्ज बंद हो गई थी। यहाँ पहुँचने के बाद कोई बाहरी निशान उनके शरीर पर दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अंदरूनी चोटें उन्हें आई हैं। शरीर में जो कार्डियक और जो हार्ट, ये रेस्पिरेशन के सेंटर होते हैं, वहीं से ब्रेन से कंट्रोल होते हैं और वो जैसे ही उन पे ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ होती है, ब्लड सप्लाई कट ऑफ होती है, तो उसकी वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। एम्स ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उनके सामने लाया गया इंसान एक केंद्रीय मंत्री था, एक बीजेपी का बड़ा नेता था, लेकिन निष्प्राण लग रहा था। तुरंत मुंडे को बचाने के लिए डॉक्टरों की टीम इलाज में जुट गई। करीब 50 मिनट तक डॉक्टरों की टीम गोपीनाथ मुंडे को मौत के मुंह से छीनने की कोशिश करती रही। उन्हें बचाने, उनकी सांसें, उनकी दिल की धड़कनों को वापस लाने की कोशिश करती रही। उनका कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, उनकी सांस नहीं चल रही थी और उनकी हृदय गति भी रुकी हुई थी। चिकित्सा पद्धति के अनुसार उनको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या रिवाइव कराने की पूरी कोशिश की गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया।
आरोपी ड्राइवर पर धारा 304A यानी लापरवाही से हुई मौत और धारा 279 यानी लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगाई है। यह हादसा उस वीवीआईपी इलाके का है। जरा सोचिए आम इलाके का क्या होता होगा। यह हादसा इस बात का भी गवाह है कि कैसे तेज रफ्तार गाड़ियां दिल्ली में आए दिन लोगों की जान लेती हैं। बहरहाल एक और तेज रफ्तार के हादसे ने एक वीवीआईपी नेता की जान ले ली। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरुण विजय हमारे साथ हैं, मिड डे अखबार के राजनीतिक संपादक रवि किरण देशमुख और हमारे एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजदीप, परिवार को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, इसके राजनीतिक मायने क्या हुए? बीजेपी किस तरह से इस कमी को पूरा करेगी, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत में इस बात से करना चाहूंगा कि जब गोपीनाथ मुंडे का राजनीतिक सितारा बुलंद हो रहा था, उस वक्त आप मुंबई में ही अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत भी कर रहे थे। आप कैसे याद करते हैं गोपीनाथ मुंडे को आज? देखिए संदीप, दिसंबर 1988 की बात है। मेरा पहला पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस था, बीजेपी शिवसेना का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उसमें 3 व्यक्ति वक्ता थे, प्रमुख वक्ता थे, बाला साहेब ठाकरे, प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे। आज तीनों हमारे साथ नहीं हैं। एक तरह से ये जो एंटी कांग्रेस बीजेपी शिवसेना का जो एक तरह से एक वर्चस्व महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में हुआ, एक नई डोमिनेशन, एक नई पार्टी उभर कर जब आई, उसमें गोपीनाथ मुंडे का बहुत योगदान था। क्योंकि प्रमोद महाजन ऑर्गेनाइजर थे, लेकिन गोपीनाथ मुंडे मास लीडर थे। गोपीनाथ मुंडे जमीन से जुड़े हुए नेता थे, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। तो एक चेहरे की तरह से गोपीनाथ मुंडे को आगे उन दिनों में किया गया। और वो बड़े सरल व्यक्ति थे। मुझे उनकी यादें हैं कि जब भी मिलते थे, राजदीप कैसे हो और कसा है तू, गले मिलते थे। 2-3 दिन पहले मंत्री बने, मैं उनको मिलने गया, उसी तरह से उन्होंने मुझे वो उसी तरह से मिले। यानी वो ऊपर चलते गए, हम वहीं के वहीं रह गए, लेकिन उनके चरित्र में कोई बदलाव नहीं आया। एक ह्यूमन टच थी, एक पर्सनल टच थी गोपीनाथ मुंडे में, जो आजकल के नेताओं में बहुत कम है। ड्राइंग रूम नेता नहीं थे, जमीन से जुड़े हुए थे, कार्यकर्ताओं से उनका अच्छा संबंध था। और यही वजह है, मुझे लगता है, कि उनके राजनीतिक जीवन में उनको इतनी सफलता मिली। रवि, जिससे भी बात करो गोपीनाथ मुंडे के बारे में, हर शख्स यही बात कहता है जो राजदीप कह रहे हैं कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे। इस जुड़ाव के चलते बीजेपी की अगर हम बात करें, क्योंकि 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, अपने निधन से ठीक 9 घंटे पहले गोपीनाथ मुंडे कहते हैं कि शिवसेना से हमारा कोई टकराव नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री पद को लेकर वो आज जा रहे थे बीड़, आज उनका स्वागत होना था। ऐसे में उनके जमीन से जुड़ाव का कितना असर आने वाले 4 महीनों की महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ेगा? सबसे बड़ा अहम मुद्दा है संदीप, वो है कि बीजेपी की जो पहचान महाराष्ट्र की राजनीति में है, वो एक अलग रूप में थी 1990 के पहले। जैसे राजदीप ने बताया, उसके 1988 की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बात कर रहे थे। 1986 या 87 में प्रमोद महाजन ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया। उसी के बाद भाजपा जो है महाराष्ट्र में अपनी जड़ें मजबूत करने लगा और महाजन ने ये दारोमदार सौंप दी थी मुंडे के कंधे पर कि महाराष्ट्र में वो बीजेपी को बढ़ाएं। और इन जीजा सालों की जोड़ी ने महाराष्ट्र में जहां जहां बीजेपी का काम करने के लिए लोग कतराते थे, वहां उन्होंने नए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना शुरू कर दिया, लोगों को कन्विंस करना शुरू कर दिया। और देखते देखते बीजेपी जो मुंबई, पुणे और ठाणे जैसे शहरों तक सीमित थी, वो बीजेपी महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में, जहां कार्यकर्ता बीजेपी का कमल चिन्ह बताने के लिए भी कतराते थे, वहां बताने लगे। और देखते देखते गोपीनाथ मुंडे 1980 से 85 में एमएलए थे, उसके बाद 90 से लेकर 2009 तक एमएलए थे, भाजपा के स्टेट यूनिट के चीफ थे। उन्होंने भाजपा को बढ़ाने में काफी अहम भूमिका निभाई है और भाजपा को जमीन में अच्छा एक उन्होंने ऐसा फाउंडेशन लगा दिया जिसके तहत आज बीजेपी महाराष्ट्र के जिलों जिलों तक पहुंच चुकी है। उनका ये यहाँ से छोड़कर जाना बीजेपी के लिए एक करारा झटका है और उनके रूप में
कोई नया नेता तुरंत तो हमारे नजर के सामने नहीं आता है, ये इतनी ही बड़ी सच्चाई है। जी तरुण, जो बात रवि भी यहां पर कह रहे हैं, क्या हमने सिर्फ एक जमीन से जुड़ा नेता, एक केंद्रीय मंत्री, बल्कि मैं कहूं एक भावी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी खो दिया है क्या? क्योंकि बीजेपी के महाराष्ट्र में सबसे कद्दावर नेता थे गोपीनाथ मुंडे। देखिए, मैं इन शब्दों के अनुसार उनको न तो श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, न ही इस बारे में टिप्पणी करना चाहूंगा। वास्तव में महाराष्ट्र भाजपा ने नहीं, पूरे देश के लोगों ने, गरीब, किसान, मजदूर और जो अनुसूचित जनजाति के लोग थे, उनकी आवाज वे संसद में हमेशा उठाते रहे। संसद में हम लोग बहुत आपस में मिलते जुलते रहते थे। 100-100, 150 किसानों के प्रतिनिधि मंडल वे संसद में बुलाते थे, उनको संसद दिखाते थे। सामान्य रूप से केवल यही कहना कि जमीन से जुड़े नेता थे, इससे बात पूरी नहीं हो जाती। उनके दरवाजे हमेशा कार्यकर्ता के लिए खुले रहते थे और वे ये बता सके कि साधारण कार्यकर्ता भी उनके साथ पहुंच रखता है। आजकल राजनीति में अहंकार, पैसे का बल, तुनक मिजाजी, गुस्सा, ये राजनीति में सामान्य रूप से दिखता है। गोपीनाथ मुंडे इसके विपरीत थे। उन्होंने अनुसूचित जनजाति का एक बीड़ के भी क्षेत्र में इलाका है जहां नानाजी देशमुख ने काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने उन अनुसूचित जनजातियों से जो एक क्रिमिनल का ठप्पा लगा हुआ था, अंग्रेजों ने दिया, उसको हटा के कहा ये स्वतंत्रता सेनानी थे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मंडल कार्यवाह संभाजीनगर में, विद्यार्थी परिषद में एक्टिव रहे, युवा मोर्चे के अध्यक्ष रहे महाराष्ट्र में, भाजपा के अध्यक्ष रहे वहां पे, विपक्ष के नेता और उप मुख्यमंत्री तक पहुंचे। उनकी कहानी ऐसी है कि साधारण जिसने पेड़ के नीचे चलने वाली शाला में पहला पाठ पढ़ा, वे बहुत ही गरीब वर्ग से थे और पेड़ के नीचे जो स्कूल चलता था उसमें उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी। वहां से पहुंच के वे केंद्रीय मंत्री तक पहुंचे तो एक हिम्मत थी, जिद थी कि कुछ करके दिखाना है। किसी की परवाह नहीं करते थे वे कि जो सिफारिश है, चमचागिरी है, चापलूसी है, इसके विरुद्ध थे, वे विपरीत थे, न उन्होंने कभी की। और जब उन्होंने दिखाया कि जमीन में उनकी पैठ है, तो ही नेवर केयर फॉर बाकी जितने आघात भी हुए, तो हिम्मत के साथ उन्होंने महाराष्ट्र का नेतृत्व अपने पास इसलिए नहीं रखा कि उन्होंने उसको चाहा था, कोई विकल्प नहीं था। महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे, उनका कोई विकल्प नहीं था। इस प्रकार का उनका एक कार्यकर्ताओं के ऊपर आत्मीयता का वर्चस्व था जी, ये बहुत कम देखने में आता है। हाँ, और इसी वजह से सिर्फ इसी वजह से तरुण इसी वजह से तरुण, मैं माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, और ये मौका भी ऐसा नहीं है कि बीच में टोका टाकी की जाए, लेकिन यहां पर दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ बीजेपी या केंद्र सरकार के मंत्रियों ने ही श्रद्धांजलि नहीं दी है, बल्कि तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी गोपीनाथ मुंडे को याद किया। विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब हुआ है। हमें ऐसा लग रहा था कि एक एक्सीडेंट है और उसमें से मुंडे जी फिर एक बार उठकर हमारे में आ जाएंगे, हमारे में बैठेंगे, हमें मार्गदर्शन करेंगे। मेरे लिए वो मेरे पिता के सबसे अच्छे दोस्त थे और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज हमारे बीच में नहीं है। इट्स अ ह्यूज लॉस। बहुत ही दुखद घटना है। हमको तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि ये घटना सही है कि गलत है। रात में ही हम लोग बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर के यहाँ जो मीटिंग चली थी, हमारे सीट के बगल में उनका था, काफी देर तक बातचीत हुई। मैं उनको गरीबों में बंजारा कम्युनिटी जो खास करके आदिवासी है, उनका एक नेता के रूप में मैं जानता था और हमारे बंधुआ मजदूरों के काम में उनकी बड़ी सहानुभूति थी। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है देश के लिए, समाज के लिए। I don't think that it will be easy to fill a gap which has been created by his death. जब भी उनके साथ कोई बातचीत हुई, वो बहुत हेल्पफुल नेचर का थे, बहुत रिस्पॉन्सिव थे। ये एक बहुत बड़ा लॉस है। तो तमाम देश भर के आम लोग भी और खास लोग भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं गोपीनाथ मुंडे को। एक छोटा सा जवाब तरुण मैं आपसे चाहूंगा, फिर राजदीप के पास जाऊंगा। अगर हम केंद्र सरकार की भी बात करें, आपने जो उनकी तमाम शख्सियत का ब्यौरा दिया, उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया था। वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं और जिस सोच पर नरेंद्र मोदी चले थे, अपनी सरकार को जिस राह पर ले जाना चाहते थे, वहां पर एक बड़ा झटका लगा है क्या? ग्रामीण विकास, अब वो कहने को सीसीएस का मेंबर ना हो, रुतबे वाला तथाकथित बहुत ज्यादा चर्चित मंत्रालय ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण में बहुत अहम मंत्रालय हो गया था ये।
जी आप ठीक कह रहे हैं और वास्तव में उनके जाने के बाद जो एक खालीपन है वो ज़्यादा सन्नाटे का बड़ा भयावह एक एहसास कराने लगा है। और जब वे सामने रहते थे तो उस समय तो लगता था कि संभालने वाले हैं, लेकिन वो जो रिक्तता पैदा हुई है वह बड़ी कठिन होगी। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से और श्रद्धांजलि देते हुए यह भी कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ग्रामीणों की पार्टी है और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति और ग्रामीण क्षेत्र से अगर कार्यकर्ता आए हैं तो आए हैं और उनको उनके आदर्शों पे चलते हुए उनकी भावनाओं को आत्मसात करते हुए प्रयास किया जाएगा कि उनकी जो रिक्तता है, खालीपन है, उसको कैसे भरना संभव होता नहीं है। एक व्यक्ति का नेतृत्व में आना 40 साल 50 साल की मेहनत का नतीजा होता है। कार्यकर्ता काम करते हैं, वह अपना जीवन लगाता है, संघर्ष करता है, लड़ाई करता है, तमाम तरह के उतार चढ़ावों से गुजरता है, तब वह इस स्थिति तक पहुंचता है कि उसकी एक राष्ट्रीय पहचान बनती है। जी। उस राष्ट्रीय पहचान को अचानक किसी दूसरे व्यक्ति से भरना संभव ही नहीं होता है। बिल्कुल, लेकिन प्रयास तो होता ही है, प्रयास होता रहेगा। आप कह रहे हैं विकल्प नहीं है राजदीप। और एक और खास बात तरुण ने जो कही कि हम पिछड़ी जातियों की बात करें, SC ST, वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा सांसद आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, लेकिन नेता नहीं आते हैं। अगर मैं ये कहूं राजदीप की खास महाराष्ट्र में बीजेपी एक ब्राह्मणिकल पार्टी है और दरअसल गोपीनाथ मुंडे उनका दूसरा चेहरा भी बनकर आ रहे थे, वो बहुत जरूरी थे। विकल्पहीनता की एक स्थिति भी पैदा हो जाएगी क्या महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए, जबकि सब कुछ उनके फेवर में जाता दिख रहा था? देखिए ऐसा है, पहले तो वो ओबीसी थे, बंजारा कम्युनिटी से आते हैं। जो ओबीसी कम्युनिटी जो मराठवाड़ा में उनकी काफी तादाद है। 1980 का जो 10 साल का दशक था, वहां महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स बदली। तब तक वो बड़ी मराठा डोमिनेटेड पॉलिटिक्स थी। उस दशक में नए नेता आए जो ओबीसी से थे। छगन भुजबल आए शिवसेना से, गोपीनाथ मुंडे आए बीजेपी से, और उन्होंने एक तरह से, जैसे आपने कहा, तब तक बीजेपी का एक चेहरा था महाराष्ट्र में कि केवल शहरी पार्टी थी, ब्राह्मण बनिया पार्टी थी। एक ओबीसी चेहरा और एक ऐसा बड़ा कर्मठ व्यक्ति जो केवल ओबीसी चेहरा नहीं था, लेकिन जैसे मैंने कहा ग्रामीण इलाकों से जुड़ा हुआ था और जो तैयार था उस तरह का संघर्ष करने के, जिससे पार्टी का चेहरा न बदले लेकिन चरित्र बदले, चाल बदले और एक तरह से एक मास अपील बन जाए पार्टी की। क्योंकि आप देखेंगे 1980 के दशक के पहले जो जनसंघ थी, उनके बहुत कम सीटें आती थी महाराष्ट्र में, लेकिन 85 में दो चीजें हुई। एक, प्रमोद महाजन ने एक जादू किया कि शिवसेना के साथ उन्होंने समझौता किया, जो बहुत महत्वपूर्ण था इलेक्ट्रल अरिथमेटिक को लेकर। और दूसरा था कि गोपीनाथ मुंडे को उन्होंने कहा कि आप जाइए ग्रामीण इलाकों में, आप पूरे राज्य भर में घूमिए और हमारे पार्टी को मजबूत कीजिए। इसका फायदा उनको 1995 में हुआ जब उनकी सरकार बनी और गोपीनाथ मुंडे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद बीजेपी में एक ऐसा चेहरा नहीं आया अभी तक जो उस लेवल का मास लीडर हो या उस तरह का एक लीडर हो जिसको देखकर लोग कहें कि हम बीजेपी को वोट देंगे। इस चुनाव में लोकसभा में महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत हुई क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के दावेदार थे, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी के सामने इस समय ऐसा कोई मास लीडर नहीं है। और यही एक तरह से गोपीनाथ मुंडे की सबसे बड़ी एक तरह से योगदान था पार्टी को कि एक ऐसे राज्य में जहां उनका पहले कोई मास लीडर नहीं था, वो उस राज्य के पहले बीजेपी के मास लीडर बनकर उभर कर आए और उन्होंने राजनीति बदल दी। एक ओबीसी राजनीति जो महाराष्ट्र में तब तक उनको उतना योगदान नहीं मिलता था, खास करके बीजेपी में, वो पहले इस तरह के नेता थे। और एक और बात मैं कहूंगा कि प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे एक तरह से संदीप जुड़वा भाई की तरह थे। हालांकि प्रमोद महाजन की बहन गोपीनाथ मुंडे से उनकी शादी हुई थी, लेकिन जुड़वा भाई की तरह थे एक तरह से। प्रमोद महाजन दिल्ली में, गोपीनाथ मुंडे मुंबई में। बिल्कुल, 8 साल पहले प्रमोद महाजन की अचानक ही मृत्यु हो गई थी, वो भी एक हादसा था, उनके भाई ने ही उन्हें गोली मार दी। आज गोपीनाथ मुंडे हमारे बीच नहीं है। ऐसे में रवि, कहने वाले ये भी कहेंगे इस परिवार, एक परिवार के तौर पर जो बात राजदीप कह रहे थे, दोनों जुड़वा भाई थे, कहीं ना कहीं इस परिवार को कहीं क्या नजर लग गई, कहने वाले अब ये भी कहेंगे। हाँ, ये बहुत ही चर्चित परिवार है महाराष्ट्र की राजनीति में और इस परिवार ने काफी नाम भी कमाया, बड़ी मेहनत से कमाया। प्रमोद महाजन की जो एक दूरदृष्टि थी कि महाराष्ट्र में वो बीजेपी को किस तरह देखना चाहते थे, उसी को खरा किया था गोपीनाथ मुंडे ने। और इन दोनों की जोड़ी पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में काफी लोगों तक पहुंच चुकी थी। गांव-गांव में इनको लोग जानते थे
अभी इनका बिछड़ना महाराष्ट्र की राजनीति पर काफी असर करेगा। कई सालों तक लोग इनको भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है महाराष्ट्र की राजनीति पर। अब पता नहीं इनका जाना एक किस तरह इसको बयां करे, मुझे समझ में नहीं आता। वो अधूरा रास्ता छोड़ चले गए, इतना ही कहूंगा मैं। अधूरा रास्ता छोड़कर चले गए। रवि आपका, राजदीप आपका और तरुण विजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया।